वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अभी तक हमने एटम में पढ़ा कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। ये एक उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ऋणात्मक है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, धनात्मक, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है। ये परमाणु के नाभिक में जहां प्रोटॉन पाए जाते हैं, साथ साथ में न्यूट्रॉन भी वहीं पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लगभग सभी परमाणुओं में ये पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक अपवाद है। हाइड्रोजन जो सबसे छोटा परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान, जब हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलकर परमाणु का द्रव्यमान होता है। हमें पता है कि एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नेग्लेक्ट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान इतना कम है, किससे? प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में माना जाता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.674 into 10 to the power minus 27 kg, और इतना कितना द्रव्यमान है प्रोटॉन का? 1.674 into 10 to the power minus 27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान है ये और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मान है ये। जबकि हमें ज्ञात है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है, जो कि 2000 गुना कम है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, नाभिक में, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। बोर सर ने हमें बताया कि परमाणु केंद्र में नाभिक है और जिसके चारों ओर जो हम बाउंड्रीज हमने जो पार्ट नंबर 3 में किया था कि शेल में डिवाइड होता है, कक्षक होते हैं इनके KLMN। इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स व्यवस्थित रहते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, इनकी एक ऊर्जा निश्चित होती है, ये सब हमने पढ़ा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित होते हैं, आज हम ये देखेंगे। बोर और बरी के नियम। बोर और बरी, नील्स बोर सर ने और बरी नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिए। कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n²। 2n²। n क्या है इसमें? n है KLMN, जो हम शेल बनाए थे, उन n की संख्या जो है वो है n, 2n² द्वारा दर्शाई जाती है। पहले कक्ष या K कोश यानी फर्स्ट ऑर्बिट या K शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर 2n² से रखी जाए तो 2 और n की जगह पर K का मान है 1, 1² = 2, यानी K कोश में, K शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संख्या है 2। अगर 2 के बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारी जगह पूरी हो गई, K शेल पूरा ऑक्यूपाइड हो गया, अब नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद दूसरे कक्ष यानी सेकंड ऑर्बिट या L कोश, L शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2⁻², 2 × 2⁻², तो ये हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या L कोश में 8।
उसके बाद तीसरे कक्षीय m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के फॉर्मूले से 2 × 3 3 की घात 2, तो 2 × 3 × 3 3 3 9 9 × 2 18, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है m कोश में। चौथी कक्षा में यानी n कोश में चौथा ऑर्बिट n शेल में जो सबसे आउटर मोस्ट है उसमें 2n² के फॉर्मूले से 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इस सूत्र के द्वारा हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाइड होते हैं शेल में उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी कोश में सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया कि सबसे बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अष्टक का नियम होता है, जब हम बैलेंस करेंगे तो एक अष्टक का नियम पढ़ेंगे कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट एरिया में आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम स्थायित्व प्राप्त कर लें। वो हम आगे पढ़ेंगे। और तो हमेशा परमाणु ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट एरिया में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। पहले वाले भीतर कक्ष को पूर्ण रूप से भर जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन दिए गए कोश में स्थान लेते हैं। पहले वाले कोश यानी पहले अंदर वाले कमरे भरे जाएंगे, उसके बाद बाहर वाले कमरों में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे। जैसे किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही वो कहेगा कि आप पहले अंदर वाले कमरों में बैठिए, पहले अंदर वाले कमरे भर जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाहर वाले कमरों में लोग बैठेंगे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले भीतर वाले कोश भरे जाते हैं। भीतर में सबसे पहले K कोश भरा जाएगा, फिर L, फिर M, फिर N। तो इस तरीके से इनका नंबर आता है। सबसे पहले K कोश में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में L में, उसके बाद M और उसके बाद N कोश में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जैसे कि दिखाया गया है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो केवल K कोश में ही एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। हाइड्रोजन के बाद हीलियम परमाणु का नंबर है, तो हीलियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। हीलियम के बाद में लिथियम का जब नंबर आता है तो लिथियम में तीसरा परमाणु कहा जाएगा, क्योंकि K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो 2 के बाद तीसरा जो परमाणु आएगा वो आगे K के बाद L में शिफ्ट होगा और L कोश में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 परमाणु यहीं रहेंगे, कहाँ? K कोश में। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन K कोश में रहेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन L कोश में शिफ्ट होगा। उसके बाद बेरिलियम में दिखाया गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स K कोश में है, उसके बाद बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसने कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद L कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 से ज्यादा ये कोश इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के कक्ष अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। उसके बाद आएगा बोरॉन जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम, और L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन के भर जाने के बाद में L कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। 3 क्यों आ गए हैं? इसमें 2 ही आए, इसमें 3 आ गए, क्योंकि उसमें 8 तक लिमिट दे रखी है। L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की लिमिट दे रखी है कि इनका जो कमरा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने 3 ही भरे हैं। उसके बाद आई नंबर कार्बन की। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को पहले K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब 6 में से 2 गए बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स L कोश में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट जो है शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये डिवाइड कर रहा है K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 + 5 है ये। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स K कोश में भरे जाएंगे बाकी के बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स L कोश में आएंगे। L कोश में लिमिट दे रखी है हमारे पास, मैक्सिमम लिमिट 8, तो 8 तक तो ये आएंगे ही। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन में है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को ये भर रहा है। पहले K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स के भरे जाने के बाद बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स L कोश में आएंगे। उसके बाद आती है फ्लोरीन, इसमें है 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन्स को K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद में बाकी के बचे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स L कोश में आएंगे। उसके बाद आती है नियॉन, जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में बाकी के बचे 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स L कोश में आएंगे। ये है एक नोबल गैस। नियॉन जो होता है एक आदर्श गैस में आती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट एरिया में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। जब किसी परमाणु के आउटर मोस्ट एरिया में 8 परमाणु हो जाते हैं तो ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक तरीके से जिन परमाणुओं के पास में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो सन्यासी हो गए, उनको ना लेना ना देना, वो किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं, वो एक आदर्श गैस या नोबल गैस बन जाते हैं। तो हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।